13वें ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी बोले, आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जारी है राहुल गांधी की पैदल यात्रा। महाराष्ट्र सदन मामले में एनसीपी नेता छगन भुजबल बरी, अदालत के फैसले को चुनौती देंगी अंजलि दमानिया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर की हाई लेवल मीटिंग, अजीत डोभाल और आर्मी चीफ भी रहे मौजूद। नैनीताल में 2 दिवसीय प्रवास पर सीएम धामी नैना देवी मंदिर के किए दर्शन। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। इसी कवायद में राजनीतिक दलों ने प्रदेश के प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब इसी प्रयास में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने जा रही है। राजधानी में प्रेस वार्ता करते हुए आप के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि यूपी में आप पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन करेगी। आप ये सम्मेलन 1 अक्टूबर से यूपी में शुरू करने जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। चाणक्य विचार समूह, क्या कहना चाहिए? देखिए, अन्य पार्टियों की तरह नहीं, बल्कि ये कहिए कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के साथ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार का मुद्दा समय समय पर उठाती रही है। और हमने बार बार ये कहा कि 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई इस सरकार में, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हुआ इस सरकार में, खुशी दुबे का उत्पीड़न हुआ और उनके परिवार के 4 ब्राह्मण महिलाओं को जेल में एक बच्चे के साथ सड़ाया जा रहा है, ये मामला उठाया। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या का मामला उठाया, निर्वेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक की हत्या का मामला उठाया। तो ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही थी वो समय समय पे हमने उठाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पे नौटंकी करने निकली तो इनकी सच्चाई बताना जरूरी है। और इसीलिए हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग चाणक्य विचार सम्मेलन करेंगे। और उसमें चाणक्य की नीति राज सत्ता को चलाने के लिए क्या थी और इसके साथ साथ जो 4.5 वर्षों में इस सरकार का गुनाह रहा है वो लोगों को बताएंगे। चुनाव आते तभी प्रबुद्ध वर्ग क्यों आ जा रहा था? क्या मानते हैं इस नीति पर कि आप सपा को भी? घंटे काम करने वाले लोग हैं। हमसे ये सवाल मत कीजिए। जो लोग चुनाव के समय कुकुर मुत्ते की तरह निकलते हैं उनसे पूछिए। हम तो हमेशा 24 घंटे समाज के लिए समर्पित लोग हैं और हमारा एक कार्यकर्ता। चाणक्य विचार सम्मेलन कर रहे हैं, अन्य वर्गों की चिंता के लिए क्या करेंगे? उनके लिए कोई सम्मेलन आयोजित करेंगे? समय समय पे किया है हमने। पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मेलन किया, दलित समाज के लोगों का सम्मेलन किया, तो हमने किया है, ऐसा नहीं है। और आगे भी करेंगे। हाथरस कांड पे कौन बोला? जयप्रकाश पाल की हत्या पे कौन बोला? संजीत यादव की हत्या पे कौन बोला? इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पे भी बोले। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई चिन्हित करके किसी समाज विशेष का मामला उठाया। जहां भी उत्पीड़न हुआ वो उठाया। लेकिन अगर किसी समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो बताना पड़ेगा ना इन्होंने 4.5 साल में क्या किया है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। संजय सिंह जी कहना है अन्य पार्टियां केवल सम्मेलन करती हैं और भ्रमित करती हैं, छलावा करती हैं। क्या आम आदमी पार्टी हमेशा से प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण समाज के साथ रही है, उनकी समस्या को उठाती रही है, उनके लिए प्रयास भी करती रही है कि उनकी मांगों के लिए लड़ी है, उनके साथ जो शोषण हुआ उनकी लड़ी है, वो हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव। फतेहपुर में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 289 करोड़ की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कलेक्ट्रेट के गांधी पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिले को कई सौगातें दी। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि तालिबान समर्थित बयान देने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 289 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया और कई सेतुओं के बारे में आज यहाँ पर विचार करके भविष्य में हम बना करके गंगा जी में भी, यमुना जी में भी देने की यहाँ पर घोषणा भी की गई है। हमारा प्रयास है कि जनपद फतेहपुर के छोटे से छोटे गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ना। जनपद को अगर कोई रेलखंड की तरफ जाना चाहे तो नदी सेतु के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना चाहे तो नदी सेतु के माध्यम से,
रेलवे लाइनें हैं जहाँ अधिक आबादी है तो वहाँ रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से आवागमन सुचारू रूप से हो सके, ये सरकार का प्रयास है और उसका परिणाम आज फतेहपुर जनपद में चारों तरफ दिखाई सर, ओवैसी का दौरा लगातार यूपी में चलता चला रहा है। आज वो बाराबंकी में है, उन्होंने काफ़ी आज भाजपा सरकार पर वार किया है कि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर मुस्लिमों को कराया भाजपा ने। तो अपराधी होता है उसका इनकाउंटर होता है जी, वो कोई अगर ये कोई प्रमाण पत्र दे कोई निरपराध है तब जरूर वो अपनी बात कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैंने अभी मंच से बोला भी है, इस तरह के बहुत सारे नेता आएंगे, इस प्रकार की बहुत सारी बातें करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें राम मंदिर निर्माण के प्रति आस्था रखने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का अस्थि कलश यात्रा आज अयोध्या पहुंची। यहां पवित्र सरयू नदी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अस्थि कलश को विसर्जित किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार सरयू तट पर मौजूद रहा। देखिए, बाबूजी शरीर से तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन मैंने आज सरयू में अयोध्या में किया है। बाबूजी का जो सपना अधूरा रह गया था कि मैं दर्शन करने के बाद जाऊंगा, जीते जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी अस्थियों को लेकर आया हूं, विसर्जन किया है मैंने आज। उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी और आज वो बहुत खुश हो। अच्छा, अस्थि कलश के विसर्जन के बाद रामलला का दर्शन करेंगे? मैं रामलला का दर्शन करूंगा और जो महाराज जी हैं जहाँ बाबूजी अक्सर जाया करते थे। डेंगू बुखार से होने वाली मौतों की वजह से आजमगढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र प्रताप तिवारी ने बताया है कि डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या नहीं है। हालांकि एक मरीज ही अहरौला ब्लॉक में पाया गया है, जो कि इस समय पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। नहीं, डेंगू से जंग लड़ने के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है। डेंगू के मरीजों के लिए डॉक्टरों को भी तैनात कर दिया गया है। डेंगू के लिए बरसात की सीज़न की शुरुआत से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए जून माह से ही सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने यूनिट हैं सबको सूचित कर दिया जाता है कि डेंगू के लिए विधिवत तैयारियां कर ली जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोर्स रिडक्शन की बात करते हैं, जिसमें मच्छर जो डेंगू के से संबंधित हैं वो पनपने न पाए, उसके लिए सावधानियां जो बरती जानी है, उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना, साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं डेंगू के मच्छरों के ब्रीडिंग साइट ऐसे ना हो जहां पर वो मच्छर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी है। लखीमपुर जनपद में इस समय बुखार का तांडव भी देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 6 सदस्यीय टीम गांव में मौजूद है और जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बढ़ती बीमारी को लेकर ग्रामीणों ने प्रधान और सफाई कर्मी पर साफ सफाई न करने का भी आरोप लगाया है। वहीं लखनऊ में सरोजनी नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कृष्णा नगर की क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध तंबाकू निर्माण कंपनी का पर्दाफाश कर दिया है। अवैध तंबाकू निर्माण फैक्ट्री में छापा मारते हुए शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए युवक पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में व्यापारी एसोसिएशन ने कोरोना से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। बता दें कि 9 सितंबर से समर पब्लिक इंटर कॉलेज चांदन में निःशुल्क वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत लोगों से अपील की गई है कि वो कोविड नियमों का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में पुलिस लाइन में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डीआईजी रेंज मुरादाबाद शलभ माथुर भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि डीआईजी रेंज शलभ माथुर ने जनपद के अलग अलग इलाकों में समस्याओं पर काम कर रही महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत की। महिला कांस्टेबल्स हैं हमारी, उन महिला कांस्टेबल्स को जो बीट के अंदर भेजा जाए, तो बीट के अंदर उनको भेजा जा रहा है लगातार रूप से। तो इस जो यहाँ पर उन लोगों से एक फीडबैक लिया गया और काफ़ी अच्छे उन लोगों के फीडबैक आए हैं। बहुत मेहनत उनके द्वारा की जा रही और पूरे जनपद मुरादाबाद की टीम के द्वारा उसका बहुत अच्छा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए गए, जैसा आपने देखा, बीट बुक भी बनवाई जा रही है। क्या क्या उनको और चीज़ें करनी है, क्या हम लोग की तरफ से निर्देश है, किस हिसाब से जागरूक करना है, किस हिसाब से मीटिंग्स करनी है। ऑलरेडी बहुत उनके द्वारा मीटिंग्स भी की गई हैं, उसका भी फीडबैक लिया गया है और जो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां उनके अनुभव हैं वो शेयर किए गए और उस संबंध में
रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की टीम कई इलाकों पर जाकर इस वक्त लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और फैली बीमारी से सतर्क रहने की जानकारी दे रही है। बता दें कि इसी के तहत प्रधानमंत्री केयर फंड के जरिए 74 कंसंट्रेटर और 150 ऑक्सीजन सिलेंडर सीएमओ ऑफिस भी पहुंचे हैं। इन चीजों के जरिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए रायबरेली जिले के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम केयर फंड से यहां पर सिलेंडर मंगाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं इन गत्तों में ये पूरे सिलेंडर रखे हुए हैं और ये उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। यहाँ पर पूरी तरह से संक्रमण से निपटने की तैयारी जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कर ली। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। सर, क्या परिचय है आपका? मैं यहाँ चीफ काउंसिल पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये जो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर है, इससे निपटने के लिए पीएम केयर फंड से जो सिलेंडर आए हैं ऑक्सीजन, क्या ये पर्याप्त है या और ज़रूरत पड़ सकती है? ये ज़रूरत पड़ने पर और मंगाया जा सकता है। अभी तो है सब जो है अभी तक वही पीएम केयर फंड से सब द्वारा सप्लाई हुए हैं। कम पड़ने पर और मंगाए जा सकते हैं तीसरी लहर को देखते हुए। क्या संभावना है कि ये जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त हैं? पहले से भी आप लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होंगे? हाँ जी, पहले भी ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे, अभी भी आए हुए हैं। अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा मंगा लिया जाएगा। जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन रवीन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी। संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में दबंग दरोगा के खिलाफ पीड़ित ने शिकायत की है। डिप्टी कलेक्टर से लिखित पत्र देकर शिकायत करने के बाद पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि थाने में तैनात एसआई रत्नेश ने भ्रष्टाचार के बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, जिससे आग बबूला होकर दरोगा ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित को टॉर्चर करते हुए फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पास वीडियो भी है और जिसमें दरोगा उसे धमकी दे रहा है। मामला सर ये है कि थाना बनियाठेर में रत्नेश दरोगा जी हैं। मैंने एक मामले में उनकी शिकायत, उन्होंने 20,000 रुपये रिश्वत ली थी, तो उसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से कर दी, डीएम साहब वगैरह से, और जो भी अधिकारी हैं उनके महकमे के सीओ साहब से भी की थी। अब उसकी जांच पहुंची तो उससे चिढ़ दरोगा जी ने हमारे परिवार के जो और सदस्य हैं, मेरे बड़े भाई और मुझसे 2 छोटे भाई हैं, उनके खिलाफ एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया, लिखवाया मुझे। अब क्या अब बात हुई है दरोगा जी से, क्या कह रहे हैं? दरोगा जी आज मैं घर नहीं था, मैं तो भागा फिर रहा हूँ, पर दरोगा जी घर गए थे, घर के बाहर खड़े होकर कह रहे थे रविकांत मिल जाएगा तो मैं उसका एनकाउंटर कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर रखी। मेरे पास पूरे एविडेंस है, मेरे पास जो अन्य थानों की पुलिस आई थी उसके भी एविडेंस है और मेरे पास वीडियो भी है सर। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया सर। मैं सर बता नहीं सकता आपको मेरे साथ कितनी। सिद्धार्थनगर में किसान नौजवान पटेल यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के खैरटिया में वह बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी खतरे में है, यहाँ का किसान और नौजवान परेशान है। बीजेपी लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के किसानों के नेता थे, आज़ादी के महानायक थे। उन्होंने किसानों को लामबंद करके अंग्रेजों को हटाया था, क्योंकि अंग्रेज हमारे टैक्स की चोरी करके अपने देश में ले जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों को लूट रही है, उनकी कमाई को लूट रही है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वायरल डेंगू फीवर पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं। कानपुर में निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसी कड़ी में मंडल आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर ने जिला अस्पताल का श्रीराम का निरीक्षण किया। मंडल आयुक्त ने बुखार हेल्प डेस्क पर एंट्री रजिस्टर को भी चेक किया। कानपुर में लगातार डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर में डेंगू और मलेरिया मामले को संज्ञान में लेते हुए मंडलायुक्त के निर्देश को निर्देश दिया कि अस्पतालों में जाकर निरीक्षण कर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन तासिफ। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन की टीम पहुंची। कोर्ट ने 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया था। मामले में एसडीएम एडीएम के आदेश पर जौहर ट्रस्ट की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका थी। बाद में कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया। बाद में अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम यूनिवर्सिटी में पहुंची थी।
खबर बलिया से है, जहां सिकंदरपुर विधानसभा से पूर्व में बसपा में रहे शेख अली ने एक खुलासा किया है और कहा है कि जब काशीराम के जमाने में चौपाल लगता था, सबकी बात रखने का सबको अधिकार रहता था, कोई बात कहने के लिए फीस नहीं लगती थी, लेकिन काशीराम के चले जाने के बाद पार्टी को अच्छे सलाहकार नहीं मिले हैं। बता दें कि शेख अली ने समाजवादी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। वहीं आगे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर भी सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि काम करने का जज्बा होता है तो डीएनए में होता है। अखिलेश जी के डीएनए में कूट कूट कर काम करने का जज्बा भरा हुआ है। बसपा में मैं मनवर कांसीराम सर के ज़माने में चौपाल जब लगता था, सबकी बात कहने का अधिकार होता था और उस बात करने के लिए कोई फीस नहीं लगता था और उसमें चुन चुन के लोगों को इलेक्शन में लड़ाया जाता था, समाज की काम भी किया जाता था। 80-85 की बातें होती थी, 80-85 को वो दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मानव साहब के जाने के बाद सुश्री मायावती जी को सलाहकार जो है अच्छे नहीं मिले। धीरे धीरे 85 के लोग दूर होते गए। उसी कड़ी में मैं 2007 में मैं भी इस्तीफा देके और सामाजिक काम। वहीं आगरा पुलिस ने 23 किलो चांदी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों ने मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस से हिरासत में दोनों अभियुक्तों से फिलहाल कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। शातिर चांदी का भारी सामान लेकर भागने की फिराक में थे। फिलहाल दोनों पर कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में विनय कुमार अग्रवाल नाम के व्यापारी ने 5 तारीख को पुलिस को सूचना दी थी कि उनके यहाँ कार्यरत संतोष 24 किलो चांदी लेकर स्कूटी में आ रहा था, लेकिन तब से वो चंपत हो गया है, भाग गया है। उसके बाद कल पुलिस के हाथ संजय और उसका साथी रिंकू दोनों लगा और दोनों के पास से 22 किलो 600 चांदी बरामद की गई। विनय जी के पहचान का है, उनके यहाँ लोगों को नौकरी लगवाने का काम करता है और उसी ने संतोष की नौकरी लगवाई थी और दोनों ने मिलकर ये। रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी के पलटने में उसमें सवार करीब 24 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और भर्ती हुए लोगों में से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।